Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss benzene and nitrene. Both are intermediate species in organic chemistry. तो मैं सबसे पहले आपको बात कर रहा हूं नाइट्रीन की। नाइट्रीन तो देखो डेफिनेशन तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑल्सो दे आर 2 टाइप्स लाइक एज कार्बीन। देखो एक बार ध्यान से नाइट्रीन की बात करता हूं। एक बॉन्ड तो रहता है, इसका बॉन्ड बॉन्ड पेयर है एक तो इसके पास, और 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके 2 लोन पेयर अलग अलग ऑर्बिटल में हो और एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो। एक तो ये स्पीसीज हो सकती है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, आप चेक कर लो, एक किसी से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। वैसे ओवरऑल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। यदि इस तरह की होती है तो इसको कहते हैं सिंगलेट, लाइक एज कार्बीन। इसका नाम है सिंगलेट नाइट्रीन। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ये बॉन्ड बना हो और एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट ऑर्बिटल्स में हो, और दूसरी बात एक जो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक ऑर्बिटल में हो। इसके बावजूद भी इस पर न्यूट्रल स्पीसीज रहेगी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर और 2 ये बॉन्ड पेयर, 4 ये 5 और 6। ये ऐसा यदि है तो इसको क्या कहेंगे आप? ट्रिपलेट लाइक एज कार्बीन। इसका नाम है ट्रिपलेट नाइट्रीन। बॉन्ड पर कुछ भी जुड़ सकता है, सपोज H जुड़ जाएगा, जैसे यदि H जुड़ा हुआ तो भी नाइट्रीन बोली जाएगी। कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा तो एल्काइल नाइट्रीन बोली जाएगी। यदि कोई एसाइल वगैरह ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इसको बोल देते हैं एसाइल नाइट्रीन। समझ गए? अब ये तो हो गई साहब नाइट्रीन की डेफिनेशन। एक बार फिर समझ लो, देखो दोनों के बारे में बता दूं। कॉमन पॉइंट तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको समझाई दिया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मे बी 2 टाइप्स, मे बी सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या खास बात होगी? एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में रहेंगे। ट्रिपलेट के अंदर ये पैरामैग्नेटिक भी होगी। ट्रिपलेट ध्यान रखना, ये सिंगलेट कैसी थी? डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इन ट्रिपलेट इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट कंसिस्ट 1 lone pair and 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेपरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट। ठीक, अब देखो इसके फॉर्मेशन के बारे में बात बता दूं। जैसे सपोज ये मेरे पास में हाइड्रोजोइक एसिड है, N3H को क्या कहते हो आप? हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो इसको हाइड्रोजोइक एसिड, ये आपके पास में हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसकी 2 स्ट्रक्चर है, एक तो गैस फेज में और एक सॉल्यूशन में। तो गैस फेज में तो ये इस तरह का रहता है, देखो अनस्टेबल स्पीसीज है, इस तरह की एक रिंग बनी होती है 3 मेंबर्ड। ये तो रहता है गैस में। जैसे ही आपके पास में हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या टेम्परेचर डाला जाता है तो होमोलेटिकल फिजन होता है। होमोलेटिकल फिजन से ये N2 तो बाहर निकल जाती है। आप ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार देख लीजिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन में ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट था। जैसे ही होमोलेटिकल फिजन होगा तो ये N2 तो बाहर निकल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। और ये बता सकते हो कौन सी नाइट्रीन बनेगी? ये आपके पास में बनेगी ट्रिपलेट, क्योंकि ये 2 लोन पेयर तो एक ही ऑर्बिटल में, एक एक ऑर्बिटल में क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक करो, तो इट इज द ट्रिपलेट नाइट्रीन। देखिए एक बार ध्यान से, ये तो किससे बनी? गैस फेज में हाइड्रोजोइक एसिड से, होमोलेटिकल फिजन से। अब इसी हाइड्रोजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में आपको सॉल्यूशन में बताता हूं। सॉल्यूशन में इसकी 2 स्ट्रक्चर है। जो मोस्ट रिएक्टिव स्ट्रक्चर है वो इसकी है। देखो एक बार ध्यान से, सॉल्यूशन में भी ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं जिनमें अपन पर्टिकुलरली रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें ये क्या है? पोलर फॉर्म में रहता है इस तरीके से। ये इसकी मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। देखो एक बार ध्यान से, ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है। ये किस में रहती है? इसकी सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर, या आप बोलो इसकी पोलर मीडियम में। पोलर जो मीडियम होता है उनमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो जैसे ये रिएक्शन करता है, आप ध्यान से देखो, तो ये N2 तो बाहर निकल जाती है। हेटेरोलेटिकल फिजन होता है, ध्यान रखना। पोलर जो पोल पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनते हैं, ये किससे बनते हैं? हेटेरोलेटिकल फिजन से। तो जैसे ही इसका हेटेरोलेटिकल फिजन होगा तो एक N2 तो बाहर निकल जाएगी। चेक करो आप, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। और ये जो आपके पास में बनेगी अब नाइट्रीन, इस नाइट्रीन में क्या खास बात रहेगी कि इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा, कि ये नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके चला जाएगा अपनी ओर, तो एक बन जाएगा एम्प्टी ऑर्बिटल और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में। ऐसी नाइट्रीन को क्या बोलेंगे आप? सिंगलेट। तो ये साहब आपके पास में थी सिंगलेट नाइट्रीन, वो थी ट्रिपलेट। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन समझा देता हूं कि इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, हम रिएक्शन कहां कराते हैं? या तो सॉल्यूशन में
या पोलर सॉल्वेंट में, ये तो गैस फेज में थी। यानी मेनली सॉल्यूशन में या रिएक्शंस में कौन सी बनती है, सिंगलेट। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो सिंगलेट स्पीसीज है ये ट्रिपलेट से ज्यादा रिएक्टिव होती है। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें बात की जाए तो ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं भरे हुए हैं। हुंड्स रूल ये कहता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल में पहले 1 1 1 करके भरना चाहिए था, उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए थी। तो नाइट्रोजन के पास में जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक में तो आपके पास में देखो बॉन्ड पेयर बना हुआ है, 3 में इलेक्ट्रॉन, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड हेंस इट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट। तो ये रिएक्शन करती है सॉल्यूशन में। अब आपको मैं इसकी 2 3 4 रिएक्शन समझाता हूं, ध्यान से देखना। अब एक बार वापस देख लो, जैसे ही नाइट्रोजन पर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हेटेरोलेटिकल फिजन होगा और कौन सी नाइट्रीन बनेगी, सिंगलेट। अब मैं आपको इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो जेई में, नीट में, सब में आती रहती है, 12th में भी है एग्जाम, तो वो आप इसको समझो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड, हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो आपको समझा दूं, रिएक्शन तो ये एक बार में याद कर लेना, अमाइड की रिएक्शन है, ध्यान से समझ लो। किसकी रिएक्शन है, अमाइड की। मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। किससे रिएक्शन है, ब्रोमीन से इन एल्कलाइन मीडियम KOH या NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। करना कुछ नहीं है, ये CO को खत्म कर देना। रटने वाली बात या याद करने वाली बात तो ये होती है। ये रिएक्शन डिग्रेडेशन इसलिए बोली जाती है क्योंकि कार्बन कम कर देती है। आप देखो अमाइड का और जो प्रोडक्ट बना प्राइमरी अमाइन, उसमें एक कार्बन कम रहेगा, बाकी 2 बनेंगे आपके पास में KBr, एक बनेगा K2CO3 और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ये तो इसकी बैलेंस रिएक्शन। अभी मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे 4 की जरूरत पड़ेगी, चेक कर लो। ये तो डिग्रेडेशन है रिएक्शन। अब इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है वो है नाइट्रीन। अब आप उसको ध्यान से समझेंगे, वो मैं आपको इसके स्टेप समझा देता हूं और इसको बैलेंस करना भी बता देता हूं। देखना ध्यान से। फर्स्ट देखो इसके स्टेप्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमाइड देते हैं, ध्यान से सुन लो। इस अमाइड पर जैसे ही आप इसके अंदर KOH डालोगे, बेसिक मीडियम डालोगे, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा। एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल के एक तो बन जाएगा वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साहब आपके पास में नाइट्रोजन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव एनायन में। एसिडिक हाइड्रोजन था ना जो अमाइड का एसिडिक हाइड्रोजन, वो बाहर निकला OH के अटैक से। ठीक है, इस तरह से। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपने ब्रोमीन है वो ब्रोमीन रिएक्शन करेगी, Br2 का हेटेरोलेटिकल फिजन ही होगा, और यहां पर बन जाएगा आपके पास में RCONH, और उस पर लग जाएगा एक Br, और क्या बाहर निकल गया, एक KBr। KBr कैसे, क्योंकि ये KOH डाला था ना, तो पहले स्टेप में OH ने रिएक्शन की थी, ध्यान रखना, बेस ने रिएक्शन की थी, उसके बाद में हेटेरोलेटिकल फिजन से KBr। इसके बाद में नेक्स्ट अभी और है इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन, समझ गए। तो फिर एक बार KOH की रिएक्शन कराओ तो फिर एक बार बाहर निकल जाएगा वाटर। तो ध्यान से समझो, एक वाटर मॉलिक्यूल तो फिर एलिमिनेट होगा इस तरह से, और फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो समझना अब आप, फिर इस पर नेगेटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखो, जो नाइट्रीन बताई थी मैंने, ठीक है, उसके जैसी केस आ गया, नाइट्रोजन पर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अच्छा दूसरी बात, ये जो आपके पास में वहां पर जैसे मैंने N2 पॉजिटिव बाहर निकालता, अब ये Br आपके पास में लिविंग ग्रुप, तो KBr भी बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी। KBr का मतलब एक K बचा हुआ है ऊपर से देख लो, तो एक KBr बाहर निकलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटरमीडिएट स्पीसीज, जिसको आप कहते हो नाइट्रीन। कौन सी नाइट्रीन है एक बार दोबारा बताओ, सिंगलेट नाइट्रीन है दोस्तों, ध्यान से देख लो। रिएक्शन में कौन सी बनती है, सिंगलेट। ठीक, अनस्टेबल। अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट, तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन को बैक साइड से अटैक करेगा, ध्यान रखना। एल्काइल ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर लेके और इस नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा इस तरह से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अब आपके पास में, तो इंटरमीडिएट नाइट्रीन थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी साहब आपके पास में एल्काइल आइसोसाइनेट में। देखिए एक बार ध्यान से, एल्काइल आइसोसाइनेट, इस नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, एक बॉन्ड और बना देना, ये स्टेबल है। इस रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनेट, एंड दे आर स्टेबल ऑन देयर हाइड्रोलाइसिस। अब आप इसका कराइए हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप मोर रिएक्टिव बॉन्ड को ओपन करेंगे इस तरीके से। एक बार देख लो, एक बार देखिए इसके हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, N, और ये बॉन्ड तो डबल है ही, इस O पे तो जोड़ देंगे या नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर का H अटैच कर देंगे, इस कार्बन पर आएगा OH। अनस्टेबल स्पीसीज है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इस ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में। कैसे होगा वो आप देखते जाओ। सबसे पहले जैसे इनॉल टाइप की फॉर्म हो गई ना, इनऑल, तो इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, एक H तो इस नाइट्रोजन पे जोड़ देंगे और साहब इस डबल बॉन्ड आ जाएगा O इस पे। देखो एक बार ध्यान से, नेगेटिव चार्ज आता,
इस पे चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास में, H देने पर नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को इधर कर देना आप, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। और सुनो अभी आप फिर देखो एक बार ध्यान से, फिर वापस नाइट्रोजन की फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो इससे फिर बॉन्ड का फिजन होगा अपने आप और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH, ये इलेक्ट्रॉन H फिर जुड़ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, देखते जाना आप, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साहब आपके पास में O नेगेटिव में। देखो फिर अब होगा इसका हाइड्रोलाइटिकल फिजन, तो ये तो कन्वर्ट होगा RNH2 में, एक प्रोडक्ट तो बनेगा आपके पास में प्राइमरी अमाइन, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो बाहर निकलेगी CO2। अब CO2 आपको मालूम है एसिडिक इन नेचर, CO2 कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर, एंड हेंस इट रिएक्ट विद एल्कली, KOH आपने डाली रखा है, देयरफॉर द इट चेंज इनटू द सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट क्या बोलोगे, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब इस नेट रिएक्शन का आप बैलेंस करोगे तो आपको समझा दिया, 2 KOH तो पहले दे रखे हैं हमने और 2 यहाँ पर फाइनल 4 KOH काम आएंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा KOH और बन जाएगा ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, नाइट्रीन इंटरमीडिएट स्पीसीज है। और डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अमाइड है उससे 1 कार्बन कम का और प्राइमरी अमाइन बनता है, इंपॉर्टेंट। 3 रिएक्शन है, मैं आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या नीट पे या आपके बोर्ड में, तो ये तीनों रिएक्शन डिग्रेडेशन की है। पहली रिएक्शन थी, दूसरी रिएक्शन बिल्कुल ठीक इसी की तरह, नाम है उसका सिमेट्री रिएक्शन। देखो एक बार सिमेट्री रिएक्शन समझाता हूं, करना क्या है पहले तो देख लो। ये सिमेट्री रिएक्शन है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। सबसे पहली बात हाइड्रोजोइक एसिड से, किससे, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, एक बार वापस देख लो, हाइड्रोजोइक एसिड इसका नाम है। H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है H2SO4 की। तो वैसे तो आपको एक बार याद दिला देता हूं, नेट रिएक्शन में तो एक तो बाहर निकलता है CO2 और एक बाहर निकलती है N2, कुल मिलाकर ये भी एक डिग्रेडेशन की रिएक्शन है, जिससे प्राइमरी अमाइन बनते हैं 1 लेस कार्बन एटम के, एक कार्बन कम के। बाकी ये मैकेनिज्म कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं इसका, देख लो एक बार ध्यान से। इसमें भी ध्यान रखना, डिग्रेडेशन है, एक कम कार्बन का प्राइमरी अमाइन में बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी रिएक्शन कैसे वो आप समझो, इसमें भी नाइट्रीन बनती है। तो अभी आपको समझा दिया था कि ये जो आपके पास में हाइड्रोजोइक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर जो सॉल्यूशन में होती है वो ये थी। अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था, ये सब आपके पास में हाइड्रोजोइक एसिड है। इस बॉन्ड को आप ओपन करेंगे तो ये क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, देखना एक बार ध्यान से। इसी तरह से तो ये ऐसे जुड़ेगा, देखो O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, उस पे आप, चलो एक बार नेगेटिव लिख देता हूं, यहां पर जोड़ेंगे आप OH और नाइट्रोजन जुड़ जाएगी इस जगह, इस पे H भी जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, और ये N पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से मैंने ये अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद में ये जो H है, ध्यान से देखो, ये जो H है इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और इस पे जुड़ जाएगा इस तरह से, या आप एसिड कैटलिस्ट डाल रखा है तो वो इसको ऐड कर देगा, वहां से भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक। तो इस N पे अब वही कंडीशन हो गई, एक बार वापस देखो, ये कंडीशन हो गई आपके पास में नाइट्रीन बनने की। देखो ध्यान से, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये बाहर निकलेगा, एक बार ये प्रोटोनेटेड होंगे आपस में, इसमें भी क्या करोगे, जैसे आप वाटर से बाहर निकालते हो ना, तो ये प्रोटोनेटेड होंगे, और अब यहां से एक मॉलिक्यूल तो निकलेगा N2 बाहर, एक बाहर निकलेगा आपके पास में H2O, और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रीन में। एक बार देखो ध्यान से, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रीन में, और नाइट्रीन कैसे होते हैं, अनस्टेबल, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। उसी तरह की कौन सी नाइट्रीन बनी है, सिंगलेट, ध्यान रखना, ये बनी आपके पास में वही सिंगलेट, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके बाहर जाने से एक एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाएगा, इसमें से आप वाटर बाहर निकाल दोगे, समझ गए, इस तरह से। फिर वापस, फिर अब वही रिएक्शन है कि रीअरेंजमेंट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्काइल आइसोसाइनेट में, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो आप ध्यान से देखो, यहां तक क्या बाहर निकला था, N2 और H2O, ध्यान रखना, N2 और H2O निकला। अब H2O की मैंने अभी आपको समझाई रखी, इससे पहले वाली मैकेनिज्म में वो क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, उससे ऊपर वाली रिएक्शन जो बताई थी ठीक उसी तरह से, इसको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा, और एक CO2। तो नेट रिएक्शन में क्या बाहर निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल N2, H2O तो वापस काम आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्री रिएक्शन, इसका नाम है। स्पीसीज इंटरमीडिएट क्या है इसके अंदर, नाइट्रीन, ठीक। एक मैकेनिज्म और बताऊंगा इसी के जैसी, जो नाइट्रीन ही बनती है उसके अंदर, नाम है उसका कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। देखो वो भी इसी तरह से प्राइमरी अमाइन बनने के काम आती है। एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है, एसिड हैलाइड की रिएक्शन है, इससे रिएक्शन है सोडियम एजाइड से, इसको कहते हैं सोडियम एजाइड, आयनिक कंपाउंड, ध्यान रखना आप, Na+ और Cl।
ठीक है, सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में। तो इसमें भी आपको समझा दूं, देखो छोटी सी बात, एक सबसे पहले एक NaCl और एक N2 बाहर निकलेगी। इससे भी पहले स्टेप में तो वही नाइट्रीन बनेगी जो रीअरेंज होके कार्ब इसमें बन जाती है एल्काइल आइसोसाइनेट में। फिर आप उसका एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो, बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो, और सिंपल भी आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उससे क्या बन जाएगी आपके पास में प्राइमरी अमाइन और CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझा देता हूं। बोले साहब इसमें भी देखो कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए आप ध्यान से, ये जो नाइट्रीन है इसमें इस नाइट्रोजन का आपको H तो है नहीं इसके अंदर, तो एजाइड आयन की स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। जो रिएक्टिव स्ट्रक्चर है वो, ये एजाइड की रिएक्टिव स्ट्रक्चर है, देख लो एक बार ध्यान से। इस पे चार्ज रहता है -2, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, H भी बाहर निकल गया ना, इसलिए चार्ज लगा दिया -2। तो ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर इस पर अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड को ओपन करना। फिर आपके पास में देखिए इधर ओप आ गया नेगेटिव चार्ज, एक Cl है यहां पर, फिर नाइट्रोजन, इस पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, और ये देखो एक बार इस तरह की इंटरमीडिएट बनेगी। फिर अब इसमें से दो ग्रुप बाहर निकलेंगे, एक बार देख लो। एक तो लिविंग ग्रुप ये है, इसके बाहर निकल से डबल बॉन्ड बनेगा, और ये आपको पता है कि साहब ये N2, ये भी लिविंग ग्रुप है, बढ़िया वाला लिविंग ग्रुप। तो ये बाहर निकल जाएंगे, एक तो N2 बाहर निकलेगी, और ये जो Cl बाहर निकला था ना, Na था उसके अंदर, तो ये NaCl बना लेगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट हिस्से में सोडियम था ना, सोडियम एजाइड, तो ये NaCl, और आपके पास में फिर बन गई यहाँ पर क्या चीज, एसाइल नाइट्रीन। क्या बोलेंगे आप इसको, एसाइल नाइट्रीन। कौन सी एसाइल नाइट्रीन बनी, वही सिंगलेट। तो रिएक्शन में दोस्तों ध्यान रखें कि नाइट्रीन बनती है सिंगलेट, फिर वही आप इसका रीअरेंजमेंट कराओ, इस एल्काइल ग्रुप को बाहर निकालो और इस पे जोड़ दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनेट में। ऑन देयर हाइड्रोलाइसिस वी ऑब्टेन प्राइमरी अमाइंस। तो ये आपके पास में इंटरमीडिएट स्पीसीज थी नाइट्रीन। तीन रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों डिग्रेडेशन की रिएक्शन है, और इनमें इंटरमीडिएट स्पीसीज नाइट्रीन। इसके बाद एक और इंटरमीडिएट स्पीसीज है जो मैकेनिज्म में काम आती है, बेंजाइन, उसको भी पढ़ाऊंगा। देखो एक बार, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है बेंजाइन। बेंजाइन देखिए खास इंटरमीडिएट स्पीसीज है, बेंजीन है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझा देता हूं, बट कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्ट है बजाय डबल बॉन्ड से, एंड हेंस इट इज अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल होने की वजह से ही ये हाईली रिएक्टिव। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट स्पीसीज की क्या आपने डेफिनेशन दे रखी है, शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव, बट एग्जिस्टेंस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ऐसी एक बेंजाइन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसके बारे में सुन लो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ध्यान से देखिए, एरोमेटिक स्पीसीज है, लेकिन फिर भी रिएक्टिव है। क्यों, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन कार्बन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्ट है इन कंपेरिजन टू अदर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, देखो ये कहां बनती है आप समझना ध्यान से, आप समझो पहले इसको ध्यान से, मेरी बात सुनिए। एल्फा हाइड्रोजिनेटेड, एल्फा हाइड्रोजिनेटेड हेलोबेंजीन, ध्यान से सुनना, हेलोबेंजीन और सब्स्टिट्यूएंट, एल्फा हाइड्रोजिनेटेड, एल्फा हाइड्रोजिनेटेड हेलोबेंजीन, जब इनकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, जैसे सोडामाइड NaNH2, जब स्ट्रॉन्ग बेस से कराई जाती है और लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं NaNH2 या पोटेशियम अमाइड, और लिक्विड अमोनिया से कराई जाती है, तो ये रिएक्शन अपने को दिखाई देने तो ऐसी लग रही है जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एनिलीन बन जाती है, बट इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म। इन स्टेप फर्स्ट इलिमिनेशन एंड देन एडिशन। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, इसमें बनती है इलिमिनेशन प्लस एडिशन। इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है ये, पहले स्टेप में इलिमिनेशन होगा, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जो अमोनिया होती है उसका एडिशन रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म आप ध्यान से देखो, तो यहां पर बनती है आपके बाद में बेंजाइन। कंडीशन एक बार फिर समझा देता हूं कि इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तब बनती है। जैसे आप देखो एक बार ध्यान से, जैसे सपोज ये मैंने लिखी ब्रोमीन, ये ब्रोमोबेंजीन है, एक बार देखो ब्रोमोबेंजीन ये है ना, ये कोई स्ट्रक्चर लिख दी कैलकुलेट, आपने डाला साहब स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है मैं आपको एक बार फिर समझा दूं, मैंने इलिमिनेशन रिएक्शन में बताई थी E1 CB में, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं कि सबसे पहले H+ आयन को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए स्पीसीज कंजुगेटेड बेस बनता है। यहां भी ऐसा ही होगा एल्फा हाइड्रोजन से, तो ध्यान से देखो इस वाले से निकालना, यहां से नहीं, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको बाहर निकालो, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा इस काम को, इसलिए ये तो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अमोनिया में। और देखिए आपके पास में क्या बना, ये रह गया था Br बॉन्ड वो डबल, और यहाँ पर चार्ज आ गया नेगेटिव, H तो लेके चला गया वो। ठीक है, इसी तरह से
अब जैसे ही आपको पता है एडजेसेंट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे, ये हेलोजन का होता है माइनस आई इफेक्ट, ये भी बाहर निकल जाएगा। कुल मिलाकर अब आपके पास में देखा जाए तो एसिड HBr बाहर निकल चुका है। क्या बाहर निकल चुका है? HBr, और ये बन गई साहब यहाँ पर बेंजाइन। देख लीजिए आप एक बार, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या स्टेप था? इलिमिनेशन ऑफ HCl। देखा जाए तो एसिड तो बाहर निकल गया, नेट रिएक्शन में मैं पूछूं तो क्या बाहर निकल गया? HBr। लाइन समझ गई? तो पहला स्टेप था इसका इलिमिनेशन। देन इसके बाद में अब जो स्टेप है वो होगा इसका एडिशन। अब इस बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो अमोनिया थी। देखो अब आप स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था आपका इलिमिनेशन, अब मैं बोल रहा हूं इसका स्टेप सेकंड कौन क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। अब आप फिर वापस देखें, इस स्टेप को देखें। सपोज ये आपके पास में थी बेंजाइन, ये लीजिए साहब, अब आपके पास में अमोनिया क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्ट करेगा। इसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है आप यहां पर तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको शिफ्ट कर दें। जैसे शिफ्ट करेंगे एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जहां पर आएगा उस जगह आप इस नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल नेचर का। इस तरीके से आप इसकी एक स्पीसीज बना लेंगे इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद में से ये जो H है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करती, H बाहर निकलेगा और यहाँ जुड़ जाएगा और आपके पास में क्या बन गई? एनिलीन। इस स्टेप का क्या नाम था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान से देखिए, तो ये कन्वर्ट हो गई एनिलीन में। तो आप इसको सिंपल क्या नहीं बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको? पहली बात इलिमिनेशन, देन एडिशन रिएक्शन थी। अब बनी आपके पास में एनिलीन। ठीक, अब आपको ये तो सिंपल बेंजीन की बात थी तो कोई बात नहीं। अब इसके मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, आप ध्यान से देखें। अब मैं इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं, हेलो बेंजीन पर देखना, कोई ग्रुप लगाता हूं। सपोज ये कोई ग्रुप है, इसको दो बार लगा के दिखाता हूं। एक तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लिया मैंने, ध्यान रखना, ये क्या लिया? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप लिया, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमो या कोई भी हेलोजन। तो इससे नाइट्रीन बनने की एक ही प्रोबेबिलिटी है, ओनली वन बनेगी। क्या प्रोबेबिलिटी है? कि बस इसमें से ये जो एल्फा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा और ये आपके पास में केवल एक बन सकती है बेंजाइन, ओनली वन। कौन सी? यहां से H बाहर निकालोगे ना स्ट्रॉन्ग बेस डाल के, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह से। तो एक ही बेंजाइन बनेगी ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरे नहीं होती है। एक पैरा का भी समझा देता हूं, पैरा पे भी ओनली सिंगल ही बनेगी, इनमें कोई और चॉइस ही नहीं है। देखो इसका पैरा पोजीशन पे भी लगा के दिखा देता हूं। इसकी पैरा पोजीशन पे जब मैं लगाता हूं इसको, एक बार देख लो, तो एल्फा हाइड्रोजन से ही ये बाहर निकलेगी, ये वाला H बाहर निकलेगा, और इस HBr के बाहर निकलने से यही निकालो जिससे बेंजाइन बने। तो इसमें भी कोई चॉइस नहीं होती। ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड यदि आपके पास में हेलो बेंजीन है तो कोई और चॉइस नहीं होती है, केवल एक ही टाइप की बेंजाइन बनती है, जैसे ये ऊपर लिखी हुई है, देख लो एक बार ध्यान से। ऑर्थो और पैरा से ओनली ये बेंजाइन बनती है। ठीक, अच्छा, यदि कोई मेटा पर लग रहा हो, मेटा पर कोई ग्रुप लगा हो, तो वहां पर चॉइस होती है। आप देखो इधर ध्यान से, जैसे सपोज ये मेटा ब्रोमो है, तो इस पर क्या चॉइस रहेगी मैं आपको समझा देता हूं। देखो इस पर दो तरह की बेंजाइन बन सकती है। एक तो हो सकता है ये HBr बाहर निकल जाए। देखो मेटा सब्स्टिट्यूएंट हेलो बेंजीन पर दो तरह की बेंजाइन बनने की चॉइस है। एक तो ये रही, एक ऐसा भी हो सकता है, देखो एक इस तरह की बेंजाइन भी बन सकती है, मेटा से ही बता रहा हूं। ये तो कोई ग्रुप लगा हुआ है और मेटा पर लग रही थी Br, एक इस तरह की कि यहां से H बाहर निकल जाए HBr और एक ये बन जाए। यानी कुल मिलाकर जब डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोबेंजीन या हेलोबेंजीन होती है तो दो तरह की बेंजाइन बन सकती है मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पैरा पे एक ही बनेगी ऐसे। वैसे कुल मिलाकर बात करें तो वही तीन हो गई। ये जो आपके पास में देखो, अब आप ध्यान से, एक ये जो बेंजाइन है ये तो है आपके पास में फर्स्ट ऑर्थो के जैसी। अब आप इन मैकेनिज्म को देखना, देखिए अब इनसे क्या बनेगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप इस देखो बोर्ड को देखो एक बार, ये पैरा जो मेटा पोजीशन पे लिखी थी ना, ये तो दोनों आइडेंटिकल है। देखो एक बार ध्यान से, बोथ आर आइडेंटिकल, और ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं। मैं इनकी बात करूं तो ये भी आइडेंटिकल है, देख लो एक बार। तो आपके पास में देखा जाए तो जब सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो तो दो ही बेंजाइन पॉसिबल है, ऑर्थो और पैरा पर ओनली वन पॉसिबिलिटी, मेटा पे दो तरह की। तो बेंजाइन देखा जाए तो डाई सब्स्टिट्यूएंट में दो तरह की हुई। अब आपको बताता हूं इनकी मैकेनिज्म। देखो किताब, अब आगे यहां तक तो हो गई इलिमिनेशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा उस बात को सुने आप ध्यान से। एक तो इसकी बता रहा हूं, देखो एक तो पैर इस वाले की, ये किसके जैसी है? फोर्थ के जैसी, मेटा पोजीशन पे बनी थी उसके जैसी। आप देखना,
अब स्टेप सेकंड में क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, उससे क्या बनते हैं, कार्बन आयन। यहीं से पहचानने वाली बात है। इससे मैं दो बना सकता हूं, देखो, एक तो इस बॉन्ड को इस तरह से डिलोकलाइज किया जाए, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। इधर देखिए जाइए आप, देखो बस यही इसकी मैकेनिज्म है। यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां पर तो मैं इसका बॉन्ड बना दूंगा, एक बार देख लो, इधर तो जोड़ दूंगा इस तरह से, और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये देखो एक बार, एक तो प्रोबेबिलिटी ये है, और एक ऐसा भी तो हो सकता था कि इस बॉन्ड को इस तरह से डिलोकलाइज किया जाए। यहां देखो आप, इस बॉन्ड को, पाई जो बॉन्ड है, इसको मैं इस तरह से भी डिलोकलाइज कर सकता हूं। अब आप देखना, और फिर इस पर अटैक कराया जाए। देखिए आप, इस पर जब अटैक कराऊंगा तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज बनेगा। बस ये समझने की बात है कि साहब कब क्या बनाते हो आप, एक ही लाइन का आंसर आएगा। यहां पर जुड़ेगा आपके पास में NH3 पॉजिटिव, फिर H जुड़ जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, अब यहीं से लाइन को ध्यान से सुनिए। यदि ये जो ग्रुप है आपके पास में G, एनी ग्रुप, यदि ये प्लस आई इफेक्ट का है, आप ध्यान रखना, यदि इसका इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के, एल्काइल वगैरह, मिथाइल वगैरह, प्लस आई इफेक्ट का है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उस केस में नेगेटिव चार्ज को दूर रखना, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखो, इफ ग्रुप G जो मैंने लिख रखा है सो प्लस आई इफेक्ट, देन मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो। ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज को दूर रखना इससे। इफ ये जो ग्रुप G लगा हुआ है ये माइनस आई इफेक्ट का है, एल्काइल ग्रुप के अलावा और नेगेटिव चार्ज के अलावा सब माइनस आई के होते हैं, मिथॉक्सी वगैरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। माइनस आई इफेक्ट का है तो नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा स्टेबल होगा जब इसके पास में होगा, एंड एज मेजर प्रोडक्ट मेटा बनेगा। बस यही क्वेश्चन था। तो देखना, यदि मैं आपके पास में यहाँ पर मिथाइल ले लेता हूं, जैसे बोल देता हूं इसको ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन लेता हूं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, पैरा, ये सॉरी ऑर्थो, ऑर्थो बनेगा। और यदि मिथॉक्सी ले लेता हूं, यहाँ पर एनिसोल वाला प्रोडक्ट ले लेता हूं, एक बार देख लो, OCH3 लगा देता हूं तो वो माइनस आई का है, तो प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, मेटा। यही एक खास क्वेश्चन था। तो इससे तो बनते हैं ये वाले, यानी आप ध्यान रखना कि ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन बोलूं या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बोले, आप समझ गए। तो उससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो ऑर्थो ही बन सकता है और एक मेटा। कब बनेगा, इफ G इज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, देन नेगेटिव चार्ज को दूर रखो इस ग्रुप से, तो ऑर्थो बनेगा। और यदि ये माइनस आई का है तो नेगेटिव चार्ज को पास में रखो तो मेटा बनेगा। इस बेंजाइन की रिएक्शन तो थी ये। अच्छा, अब इस सेकंड वाली की भी समझा देता हूं, ये जो बीच में बनी हुई ना, इसकी भी देखो आप ध्यान से, इसमें भी वही बात। अब इसमें जब सेकंड स्टेप की बात करूंगा तो दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो आप इसको इस तरह से डिलोकलाइज कर सकते हो, ऐसे किया तो फिर देखना आप ध्यान से, ये G है आपके पास में और ये बनेगा, यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर तो मैं इसको जोड़ दूंगा। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन उसी तरह से दिखा देता हूं, देखो इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से दिखाता हूं। यहाँ पर बॉन्ड रह जाएंगे डबल, और यहाँ पर तो जोड़ दोगे आप किसको, NH2 को, NH3 आएगा पहले, और इधर आ जाएगा आपके पास में कौन सा चार्ज, यहाँ पर तो जोड़ेंगे आप, उल्टा जोड़ दिया है मैंने, इधर तो आप लगाएंगे नेगेटिव, यहाँ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ देंगे आप किस चार्ज को, इस NH3 को। अब फिर वही दो केस होंगे, ध्यान रखना, फिर दो केस कौन कौन से होंगे, यदि आपके पास में ये G, ये जो ग्रुप लगा रखा है प्लस आई इफेक्ट का है, प्लस आई इफेक्ट का, तो इसको दूर रखना, यानी पोजीशन पे इसको कहां रखोगे, पैरा पे, और NH3 को जोड़ोगे मेटा पे। और यदि ये माइनस आई इफेक्ट का है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये नेगेटिव इसके पास में रखना, इसलिए प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, पैरा वापस। यदि ग्रुप G माइनस आई का है तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा, पैरा एनिलीन वाला NH2। और यदि ये प्लस आई का है तो आप NH2 को कहां जोड़ना पड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन को रखोगे दूर, इस पोजीशन से दूर रखेंगे। तो ये इस तरह से मेजर प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपको बता देता हूं कि ये जो इंटरमीडिएट जितनी भी स्पीसीज थी वो मैंने सभी आपको क्लियर कर दिए। अगली क्लास में हम मैकेनिज्म के अगले पार्ट शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।